हेलो बच्चों, गुड नाइट टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का एक बार फिर से जो है अपराजिता इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज जो है मैंने जो है टेंस पढ़ाने का वापस निर्णय लिया है। आज वाली वीडियो में बच्चों मैं पूरा टेंस आपको सिखाना चाहूँगा, केवल एकमात्र वीडियो में, एक ही वीडियो में जो पूरा टेंस में कवर करना चाहूँगा। ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे थे कि मतलब सर जो है आधा आप पढ़ाते हैं और आधा नहीं पढ़ाते, छोड़ देते हैं। तो आज मैंने यही सोचा है कि आज एक ही वीडियो में पूरा टेंस में आप सभी को सिखा दूं। ठीक है। तो ज़्यादा टाइम अब ख़राब नहीं करेंगे आप सभी का, सीधा टॉपिक पे आते हैं और बताते हैं। देखिए क्या होता है। देखिए टेंस के बारे में हम लोग ज़्यादा डिस्कस करेंगे नहीं यहाँ पर। ठीक है। मतलब टेंस की परिभाषा मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, सीधा प्रकार पे आता हूँ। देखिए टेंस जो होता है बच्चों वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है प्रेजेंट टेंस, ठीक है, और जो दूसरा होता है वो होता है पास्ट टेंस, है ना। टेंस हटा दे रहे हैं, केवल आप जो है प्रेजेंट पास्ट जानिए। और जो तीसरा होता है वो क्या होता है, फ्यूचर टेंस। अब देखिए ये जो प्रेजेंट टेंस होता है ये 4 प्रकार का होता है। पहला प्रकार इसका देखिए क्या होगा, कैसे बनेगा। सबसे पहले आप यहाँ पर इन चारों प्रकारों में जो कॉमन चीज़ें होती हैं उसको लिख लीजिए। पहला है इंडेफिनिट, दूसरा है कॉन्टिन्यूअस, और तीसरा क्या है बच्चों, तीसरा जो है वो है परफेक्ट, और चौथा जो है वो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। अब देखिए ये सब में कॉमन होता है। अब देखिए बच्चों, अगर आप जो है प्रेजेंट टेंस का प्रकार बताना चाह रहे हैं तो एक बार इन सभी के आगे आप प्रेजेंट जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, देखिए मैं यहाँ जोड़ के दिखाता हूँ। आप यहाँ से प्रेजेंट ले लेंगे, ठीक है, यहाँ से आप प्रेजेंट ले लेंगे और यहाँ इंडेफिनिट, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, पहला प्रेजेंट का प्रकार बनेगा। ठीक है। प्रेजेंट का दूसरा प्रकार जो बन के आएगा वो बनेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और प्रेजेंट टेंस का जो तीसरा प्रकार बनेगा वो बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट टेंस का जो चौथा प्रकार बन के आएगा वो बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक इसी तरह से जब आप पास्ट का प्रकार बताएंगे तो एक बार सबके साथ में, इधर जो मैंने राइट साइड में लिखा हुआ है इंडेफिनिट के साथ, कॉन्टिन्यूअस के साथ, परफेक्ट के साथ या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ, एक बार आप क्या करेंगे, पास्ट जोड़ लेंगे तो बनेगा पास्ट इंडेफिनिट। ये पास्ट का पहला प्रकार बन के आएगा। फिर ऐसे बनेगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फिर बन जाएगा पास्ट परफेक्ट, और फिर चौथा बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है। अब ठीक इसी तरह से अगर जो है आप पास्ट का ना बताना चाहे, फ्यूचर का बनाना चाहे कि फ्यूचर टेंस कितने प्रकार का होता है, तो एक बार आप बच्चों क्या करेंगे, सबको जो है फ्यूचर के साथ में जोड़ देंगे। सबको मतलब किसको, इंडेफिनिट को, कॉन्टिन्यूअस को, परफेक्ट को और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को। तो जब इनके साथ जोड़ेंगे तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर टेंस का पहला प्रकार, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर टेंस का दूसरा प्रकार, फ्यूचर परफेक्ट, ये फ्यूचर टेंस का तीसरा प्रकार, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ये बन जाएगा फ्यूचर टेंस का चौथा और अंतिम प्रकार। तो इस तरह से प्रकार क्लियर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, प्रकार क्लियर करने के लिए आपको ज़्यादा नहीं याद करना है, केवल इतना ही याद करना है। कितना याद करना है, एक तो आप इंडेफिनिट याद कर लें, दूसरा आप कॉन्टिन्यूअस याद कर लें, और तीसरा आप परफेक्ट याद कर लें, और चौथा नहीं याद करना है आपको। क्यों नहीं याद करना है, देखिए चौथा बनता है यहाँ तीसरे और दूसरे को मिला करके। देखिए यहाँ परफेक्ट लिखा हुआ है और यहाँ कॉन्टिन्यूअस लिखा हुआ है। अब देखिए कोई भी जब स्टूडेंट क्लास में पढ़ रहा होता है या गांव में होता है या कहीं पर भी होता है तो उससे यही पूछा जाता है कि क्या आप टेंस जानते हैं, तो उससे यही पूछा जाता है, पहला प्रश्न यही होता है। फिर बच्चा रिप्लाई करता है, अगर उसे आता है तो बोलता है हाँ हमें पता है, अगर उसको नहीं पता होता है तो बोलता नहीं पता है। ठीक है। तो सबसे पहला यही पूछा जाता है, टेंस आप जानते हैं। तो अब उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चे से, तो ये पूछा जाता है कि टेंस कितने प्रकार का होता है। तो बच्चों आपको यही बताना है कि जो टेंस होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा है
फ्यूचर टेंस। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पुटअप किया जाएगा, क्या पूछा जाएगा आपसे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार का होता है। तो आपको रिप्लाई करना है कि ये 4 प्रकार का होता है। प्रकार कैसे निकालेंगे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है, इन सभी के आगे प्रेजेंट लिख करके और आपको बता देना है। अब फिर आपसे पूछा जाएगा कि पास्ट टेंस कितने प्रकार का होता है, तो फिर आप रिप्लाई करेंगे 4 प्रकार का। अब अगर पास्ट का प्रकार आपसे पूछा जा रहा है तो सबके सामने इन सभी के साथ में आप एक बार आगे जो है पास्ट 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 जोड़ लेंगे, 4 बार पास्ट जोड़ेंगे तो पास्ट का प्रकार निकल आएगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ। फिर अगर आपसे फ्यूचर का प्रकार पूछा जा रहा है बच्चों, तो फ्यूचर भी आप जो है कितना प्रकार बताएंगे, फ्यूचर भी आप जो है 4 प्रकार का ही बताएंगे। और फ्यूचर का प्रकार ऐसे ही निकालेंगे जैसे आपने प्रेजेंट और पास्ट वाला निकाला है, इन सभी के सामने एक बार फ्यूचर 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 कर लेंगे। तो जब आप प्रकार बता देंगे तो सामने वाला फिर व्यक्ति जो जिसने आपसे क्वेश्चन पूछा होगा वो फिर आपसे तुरंत पूछेगा क्या आप सारे टेंसेज के पहचान जानते हैं, तो शायद आप बोलेंगे यस, अगर आपको पता होगा तो यस ही बोलेंगे, नहीं पता होगा तो आप नो बोलेंगे। तो ये बहुत बड़ी समस्या रही है टेंस का पहचान सीखना, कैसे सीखा जाता है। वैसे मैंने इसका वीडियो डाल के रखा हुआ है, आप वहाँ से भी सीख सकते हैं, लेकिन इस वाली वीडियो में मैं दोबारा आपको बताने का प्रयास करूँगा। बच्चों समझने का प्रयास करिएगा आप लोग कैसे निकालते हैं। देखिए अब देखिए मैंने वहाँ पर कुछ मीनिंग बताया था, उसी तरीके से यहाँ बताएंगे, उतना डिटेल तो नहीं जाएंगे, फिर भी आपको समझाने का प्रयास ज़रूर करेंगे। देखिए प्रेजेंट मीनिंग याद करेंगे, प्रेजेंट का आप यहाँ मीनिंग याद करेंगे हाँ, और पास्ट का मीनिंग बच्चों आप याद करेंगे था, और फ्यूचर का मीनिंग याद करेंगे आप होगा। क्या याद करेंगे, होगा। और इंडेफिनिट का आप मीनिंग क्या याद करेंगे, इंडेफिनिट का मीनिंग आप ता याद करेंगे। कॉन्टिन्यूअस का मीनिंग आप याद करेंगे रहा, ठीक है। और परफेक्ट का जो मीनिंग आप याद करेंगे वो याद करेंगे चुका, ठीक है, या आप याद करेंगे चुकी, या आप याद करेंगे चुके। इसके अलावा भी या ई या ए आप याद कर लेंगे, ठीक है बच्चों। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे जब आप जाएंगे तो आप याद कर लेंगे कि परफेक्ट मीन्स समय होता है और कॉन्टिन्यूअस मीन्स रहा होता है। मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, ज़्यादा डिटेल भी नहीं जाऊंगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए प्रेजेंट टेंस का पहला प्रकार क्या बनेगा, जो फिर से वापस समझिए, प्रेजेंट टेंस का पहला प्रकार यही बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, इन दोनों को छोड़ करके जोड़ ले रहे हैं। तो पहला ये बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा बनेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथा क्या बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखिए एक एक बार सबके साथ जोड़ दिया मैंने। अब देखिए जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट पे जाएंगे, जो प्रेजेंट टेंस का पहला प्रकार है, देखिए यहाँ प्रेजेंट और यहाँ इंडेफिनिट है, तो यहाँ से पहचान निकल के आएगा। देखिए ता हा से बना लेंगे है, यहाँ पर मात्राएं जोड़ लेंगे, ता है, ती है, ते हैं, यहाँ से निकाल लीजिएगा आप, ठीक है। तो इस तरह से इसका पहचान निकल के आ जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ठीक है, उसे जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो इसका दूसरा प्रकार है प्रेजेंट वाले का, देखिए यहाँ से यहाँ देखेंगे, एक बार यहाँ देखेंगे, एक बार यहाँ, पहले इसको ही बोलना है, क्या बनेगा रहा है, रही है, रहे हैं। तो जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आता है, उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए प्रेजेंट का तीसरा प्रकार कैसे बनेगा, देखिए यहाँ परफेक्ट है और यहाँ प्रेजेंट है, तो तीसरा ये प्रेजेंट परफेक्ट। तो यहाँ से बोलेंगे, देखिए चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, और ये है। मतलब एक एक बार आपको सबके साथ जो है जोड़ देना है इसको। देखिए चुका के साथ है जोड़ेंगे, फिर चुकी के साथ भी है जोड़ेंगे, फिर चुके के साथ भी है जोड़ेंगे, फिर या के साथ भी है जोड़ेंगे, ई के साथ भी है जोड़ेंगे, और ए के साथ भी है जोड़ेंगे। ठीक इस तरह से आपको बताना होगा। जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे जाएंगे, जो प्रेजेंट टेंस का चौथा प्रकार है, तो समय को आप यहीं अभी पड़ा रहने देंगे, समय नहीं बोलना है बच्चों। पहले आप यहाँ रहा ले लें और यहाँ से है ले लें, तो ये बन जाएगा रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, तो जिन हिंदी वाक्यों के क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं तथा समय भी होता है, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं।
हैं या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं। ठीक है, इस तरह से प्रेजेंट के चारों टेंसेस का क्लियर हो गया पहचान। अब आते हैं पास्ट पे, क्योंकि जैसे हमने प्रेजेंट का निकाल के बताया है वैसे आपको पास्ट का भी बताना होगा। अब देखिए, अब यहाँ से मैं प्रेजेंट हटा दे रहा हूँ, है ना, यहाँ से मैं प्रेजेंट हटा दे रहा हूँ। अब देखिए पास्ट वाला जब आप जोड़ेंगे सबके साथ में तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ से पास्ट इंडेफिनिट पहला इसका प्रकार, यहाँ फिर पास्ट कंटिन्यूअस, फिर यहाँ फिर पास्ट परफेक्ट और फिर यहाँ से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो देखिए फिर से आ जाइए यहाँ पे ता था, जो मात्रा यहाँ जोड़ेंगे वही मात्रा यहाँ जोड़ेंगे, तो पहचान क्या बनेगा पास्ट इंडेफिनिट का, जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता था, ठीक है, फिर ती थी, फिर क्या बोलेंगे ते थे इत्यादि शब्द आते हैं उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहते हैं। अब देखिए पास्ट कंटिन्यूअस पे आएंगे, जब आप पास्ट का जो दूसरा प्रकार है तो यहाँ आ जाएगा रहा और यहाँ है था, तो फिर क्या बनेगा रहा था, रही थी, रहे थे। तो जिन हिंदी वाक्यों के क्रियाओं के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं। फिर देखिए पास्ट का तीसरा प्रकार, यहाँ से देखिए पास्ट है, यहाँ है परफेक्ट, तो ये पास्ट परफेक्ट इसका तीसरा प्रकार हो जाएगा। कैसे बनाएंगे देखिए पहचान इसका, सबके साथ में था जोड़ेंगे एक बार। देखिए चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी और ये थे। तो जिन हिंदी वाक्यों के क्रियाओं के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ये थे इत्यादि शब्द आते हैं उसे पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से आपको समझ लेना है। फिर देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जब आप निकालेंगे तो समय वहीं पड़ा रहने दें, रहा से यहाँ से स्टार्ट करना है आपको। तो देखिए क्या बनेगा पहचान, रहा था, रही थी, रहे थे। तो जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं उसे जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं। लेकिन इसमें समय भी होता है तो आप जोड़ लेंगे उसमें, तथा समय भी होता है। तो फिर से वापस देख लीजिए, जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं प्लस समय होता है उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं। अब पास्ट वाला भी कंप्लीट हो गया बच्चों। अब आते हैं हम लोग सीधा फ्यूचर पर। देखिए फ्यूचर वाला कैसे निकालेंगे वापस समझ लीजिए। आज जो है मैंने बच्चों सोचा है कि आज एक ही सिंगल वीडियो में पूरा टेंस कवर करना है, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, कंप्लीट ज़रूर होगा। देखिए अब फ्यूचर का कैसे निकालेंगे। देखिए फ्यूचर यहाँ है, पास्ट वाला रफ कर दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें। देखिए तो ये फ्यूचर जो है, फ्यूचर यहाँ तीसरा प्रकार है। तो देखिए यहाँ फ्यूचर है, अब सबको इसके साथ जोड़ दीजिए। देखिए ऐसे जोड़ देंगे आप लोग। तो देखिए यहाँ से वापस आएंगे तो क्या पहचान बनेगा। देखिए जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे, मतलब जो मात्रा इस साइड लगाना वही मात्रा इस साइड, ता होगा तब ती होगी और फिर ते होंगे। तो जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे इत्यादि शब्द आते हैं उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहा जाता है। फिर देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस पे जब आप जाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ होगा है ही, यहाँ रहा है तो क्या बन जाएगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द आते हैं उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं। फिर देखिए फ्यूचर परफेक्ट ये तीसरा बनेगा। तो परफेक्ट मीन्स चुका है, चुकी, चुके, चुके मतलब चुका, चुकी, चुके या ई ए है। तो यहाँ से एक एक बार जोड़ेंगे सबके साथ में। तो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ई होगी, ये होंगे। तो जिन हिंदी वाक्यों के क्रियाओं के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ई होगी और ये होंगे इत्यादि शब्द आते हैं उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य कहा जाता है। ठीक है, अब लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए समय यहीं पड़ा रहने दे, पहले रहा और फिर होगा सेट कर लीजिए। तो देखिए क्या बनेगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द आते हैं प्लस समय होता है उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों जो है जितने भी टेंस थे उनका जो पहचान था वो क्लियर हो गया है। ठीक है, अब देखिए कुछ टेंस के पहचान के एक्सेप्शन भी हैं, अपवाद भी हैं जो आपको ध्यान देना होगा। क्या अपवाद है उस पर भी जो है आज ही डिस्कस कर लेते हैं।
देखिए जब आपने अभी पास्ट इंडेफिनिट का निकाला था पहचान, तो जब आपने पास्ट इंडेफिनिट का पहचान निकाला था तो क्या निकल के आया था? देखिए पास्ट मीन्स था निकल के आया था और इंडेफिनिट मीन्स क्या निकल के आया था? ता। तो यही बना था, क्या पहचान बना था इसका? ता, था, ती, थी और ते थे। अब देखिए बच्चों ये तो आता ही आता है, साथ ही साथ यहाँ पर क्या आता है? आ का मात्रा और ई का मात्रा और ए का मात्रा। अगर किसी हिंदी वाक्य के अंत में आपको आ का मात्रा, ई का मात्रा या ए का मात्रा दिख जाए तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही वाक्य होता है। जैसे वह घर गए। अब देखिए यहाँ ए खुद ही आ गया है। अब देखिए कुछ लोग गए तो ए ऐसे लिखते हैं, कुछ लोग गए को ऐसे लिख देते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे ए की मात्रा है कि नहीं है, तो ये जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही वाक्य है। ठीक है, अब ऐसे ही आ का मात्रा, जैसे वह बाजार गया। अब देखिए लास्ट में आपको आ का मात्रा दिखा कि नहीं दिखा? दिख गया होगा ना। अब देखिए कभी कभी आपको इस तरह समझा दिया जाता है कि या बी आता है या ई आता है या ए आता है, तो जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में या ई ए आता है तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होता है। लेकिन बच्चों आप या ई ए पे फोकस ना करें, आप आ की मात्रा, ई की मात्रा और ए की मात्रा पे फोकस करें। क्यों? क्योंकि अगर हम या ई ए याद करेंगे तो ये इनकम्प्लीट है, पूरा नहीं है। कैसे नहीं पूरा? देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, समझाते हैं। देखिए उसने मेरी मदद की। अब ये आ जाएगा तो आप इसको किस टेंस का नाम देंगे बताइए? अब यहाँ तो ई आया है, लेकिन देखिए ई की मात्रा दिखाई दे रही है। आपके पास या दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ई आया है? नहीं आया है। ये आया है? नहीं आया है। कुछ भी नहीं आया है, तो कैसे क्लियर करेंगे आप? इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे, आप इस पे फोकस ना करें, आप इस पे फोकस करें, मतलब आ की मात्रा, ई की मात्रा और ए की मात्रा पर आप फोकस करें तो क्लियर हो जाएगा। एक टेंस का अपवाद ये था, जो पहचान आप देखेंगे, थोड़ा सा पहचान में आपको संशोधन करना है, बढ़ा लेना है। बढ़ाना है यही कि अगर आपको आ की मात्रा, ई की मात्रा या ए का मात्रा सेंटेंस के लास्ट में मिल जा रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य आप बेहिचक बोल देंगे। ओके, अब देखिए जो दूसरा है वो एक्सेप्शन, वो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। देखिए जब आप लोगों ने अभी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पहचान निकाला था तो क्या निकला था? इंडेफिनिट मीन्स था और फ्यूचर मीन्स होगा, यही निकल के आया था। तो जाहिर सी बात है पहचान आपने यही बनाया था। क्या बनाया था? ता होगा, ती होगी और ते होंगे, है ना? यही निकाला था आप लोगों ने। बिल्कुल ये तो आता ही है, ठीक है बच्चों, लेकिन ज़्यादातर आप देखेंगे कि ये आपको देखने को मिलेगा नहीं। फिर क्या देखने को मिलेगा आपको? सेंटेंस के लास्ट में आपको गा, गी और गे देखने को मिलेगा, और ये ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए आपको ज़्यादा इसी पे ध्यान देना है। अगर किसी हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में आपको गा, गी और गे मिल जाए तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए एग्जाम्पल क्या है? वह बाजार जाएगा। अब देखिए यहाँ पर गा मिल गया ना, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। अब जैसे अभी गी अगर आपको बोलना है तो वह बाजार जाएगी कर लीजिए, और अगर आपको गे बोलना है तो वह बाजार जाएंगे कर लीजिए, तो वहाँ पर आपको गे मिल जाएगा। तो इस तरह से बच्चों जो है मैंने आपको ये समझा दिया कि टेंसेस के पहचान कैसे निकाले जाते हैं, और पूरे टेंस का पहचान मैंने कवर करवा दिया है। ठीक है, अब जब टेंस का पहचान कवर हो गया है तो मैं सीधा आता हूँ। देखिए जो आप कभी भी टेंस ट्रांसलेट करते हैं, टेंस ट्रांसलेट करने का मतलब टेंस का कोई भी वाक्य होता है उसको ट्रांसलेट करते हैं तो आपको किन किन सुविधाओं का सामना करना पड़ता है, उन्हीं पर आज हम फोकस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इसको रफ करना चाहूँगा। देखिए बच्चों, जब आप लोग अनुवाद करते हैं, टेंस बनाते हैं, ट्रांसलेट करते हैं हिंदी वाले वाक्य का अंग्रेजी में, तो वहाँ पर जो है कुछ बच्चे सब्जेक्ट ढूंढने में गलती कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं सब्जेक्ट पे फोकस करना चाहूँगा, ये सब रफ करके। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट पर और वर्ब पर फोकस करना चाहूँगा। देखिए, तो सबसे पहले मैं यहाँ 4 सेंटेंस लिख दे रहा हूँ। देखिए, पहला सेंटेंस है
रोहित मैच खेलता है। रोहित मैच खेलता है, ये पहला सेंटेंस है। जो दूसरा सेंटेंस है मैं यही वापस लिख दे रहा हूं, रोहित मैच नहीं खेलता है, ये दूसरा सेंटेंस है। तीसरा सेंटेंस देखिए क्या है, तीसरा सेंटेंस है क्या रोहित मैच खेलता है। ठीक है बच्चों, यहाँ क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। और जो चौथा सेंटेंस है वो ये बनेगा क्या, क्या रोहित मैच नहीं खेलता है। अब देखिए बच्चों, मैंने यहाँ 4 सेंटेंस लिखा है। सबसे पहले हम पहले वाले सेंटेंस पे आते हैं और यहाँ डिस्कस करते हैं। देखिए मैंने लिखा है रोहित मैच खेलता है, तो देखिए इसमें सब्जेक्ट बच्चों रोहित है। क्यों है, उसका रीज़न है क्योंकि सब्जेक्ट की परिभाषा मैंने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का एक वीडियो डाल के रखा हुआ है, उसमें मैंने पार्ट ऑफ सब्जेक्ट भी सिखाया है, पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट भी सिखाया है। देखिए सब्जेक्ट क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जाती है उसे ही सेंटेंस का सब्जेक्ट कहते हैं। तो इस वाले सेंटेंस में रोहित के बारे में बात की जा रही है, तो रोहित मैच खेलता है। अब ऐसे मैं बोलूँ कि मार्कर जो है वो काला है, तो मैं किसके बारे में आपसे बात कर रहा हूँ, जाहिर सी बात है मैं आपसे मार्कर के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मार्कर ही सब्जेक्ट होगा। अगर मैं बोलूँ कि गाय सफ़ेद है, तो मैं आपसे किसके बारे में बात कर रहा हूँ, मैं गाय के बारे में बात कर रहा हूँ, तो गाय ही आपका सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट कौन होगा, वापस देख लीजिए, सब्जेक्ट वही होता है किसी भी सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जाती है। तो इस वाले सेंटेंस में रोहित के बारे में बात की जा रही है, तो रोहित ही आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। अब देखिए सब्जेक्ट जो भी काम कर रहा होगा वही वर्ब होता है, तो सब्जेक्ट इसमें क्या काम कर रहा है, खेलता है, तो खेलता है आपका क्या वर्ब बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा, तो ये आपका वर्ब हो जाएगा। और जो बचा हुआ पार्ट होता है बच्चों वो होता है ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड का, तो यहाँ मैच बच गया, और मैच की अगर हम लोग बात करें तो मैच हो जाता है ऑब्जेक्ट। अब देखिए इस वाले सेंटेंस में, देखिए इस वाले सेंटेंस में भी रोहित ही क्या है, रोहित ही बच्चों इसमें भी सब्जेक्ट है, ठीक है। और रोहित यहाँ पर खेलने का काम नहीं कर रहा है, तो नहीं तो केवल सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, काम यहाँ पर खेलने का ही रोहित के द्वारा किया जा रहा है, तो खेलता है फिर से वर्ब बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ जो बचा हुआ पार्ट है, जैसे यहाँ मैच बचा हुआ है, मैंने कहा नहीं तो सेंटेंस को केवल नेगेटिव बनाता है, तो नहीं को हम लोग किसी भी तरफ ऐड नहीं करेंगे, जोड़ेंगे नहीं, जो हमारा बचा हुआ पार्ट है वो मैच है, और मैच ही हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब देखिए इस वाले सेंटेंस की अगर हम लोग बात करें तो इसमें भी रोहित ही सब्जेक्ट है, और खेलता है वापस इसमें क्या बन जाएगा, ये वर्ब बनेगा, और मैच क्या बनेगा, मैच बनेगा ऑब्जेक्ट। इस वाले सेंटेंस की अगर हम लोग बात करें, जो चौथा सेंटेंस है, इसमें भी रोहित ही सब्जेक्ट है, और खेलता है आपका वर्ब है, और मैच बच्चों फिर से ऑब्जेक्ट है। और यहाँ जो नहीं आया है, देखिए इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। मैंने आपको बताया है कि नहीं केवल सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक और चीज़ देख लीजिए, क्या देखना है आपको, इस वाले देखिए इस वाले सेंटेंस में क्या हो रहा है, जैसे क्या आया हुआ है, तो क्या का काम केवल सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाना होता है, ठीक है। तो ये सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बना रहा है, यहाँ पर भी सेंटेंस को ये इंट्रोगेटिव बना रहा है। तो सेंटेंस को नेगेटिव कौन बनाता है, नहीं बनाता है। सेंटेंस को इंट्रोगेटिव कौन बनाता है, क्वेश्चन वर्ड वाले शब्द बनाते हैं, जैसे यहाँ क्या आया हुआ है, तो ये जो सेंटेंस है ये इंट्रोगेटिव हो जाएगा। चलिए हम लोग सेंटेंस के टाइप पर भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बच्चों, जो सेंटेंस होता है, टेंस में अगर हम लोग सेंटेंस की बात करें तो केवल 4 प्रकार का होता है, 5वां कोई प्रकार नहीं होता है। पहला जो प्रकार होता है वो होता है अफर्मेटिव वाला, ए फॉर अफर्मेटिव, है ना। अब देखिए रोहित मैच खेलता है, तो जिस सेंटेंस में कर्ता के द्वारा काम किया जा रहा होता है उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। देखिए इस वाले सेंटेंस में बच्चों रोहित के द्वारा मैच खेलने का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसमें जब काम हो रहा है मैच खेलने का, तो ये जो है अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। और मैंने लिख भी दिया है कि ए फॉर अफर्मेटिव।
है ना। अब देखिए इस वाले सेंटेंस में देखिए रोहित के द्वारा मैच खेलने का काम किया जा रहा है। देखिए रोहित मैच नहीं खेलता, नहीं किया जा रहा है ना। तो जिस सेंटेंस में कर्ता के द्वारा कार्य नहीं किया जाता है उस सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस के नाम से जाना जाता है। और जिस सेंटेंस में प्रश्न पूछने का काम किया जाए, जैसे इस सेंटेंस को अगर आप पढ़ेंगे, क्या रोहित मैच खेलता है, सपोज दैट आप बैठे हुए हैं, है ना, आप बैठे हुए हैं, आपके पास कोई आया, आपके घर में कोई रोहित नाम का आदमी रह रहा है, आपसे वो पूछ रहा है कि रोहित कहाँ है, रोहित मैच खेल रहा है, क्या कर रहा है। तो जाहिर सी बात है वो आपसे प्रश्न ही पूछ रहा है, तो इस वाले सेंटेंस में प्रश्न पूछा जा रहा है। और जिस सेंटेंस में प्रश्न पूछा जाता है वो सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव होता है। और इस वाले सेंटेंस में देखिए फिर से प्रश्न पूछा जा रहा है और सेंटेंस में नहीं भी आया है, तो जिस सेंटेंस में प्रश्न पूछा जाता है और नहीं भी आया होता है उस सेंटेंस को हम लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब देखिए बच्चों, जब आप लोग अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे, किसी भी हिंदी वाले सेंटेंस का अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे, तो वहाँ पर जाहिर सी बात है आपको बहुत सारे रूल्स लिखाए जाते हैं, बहुत सारे रूल पढ़ाए जाते हैं और आपसे कहा भी जाता है कि आप याद कर लें। देखिए बच्चों, मैं आपसे ज़्यादा कुछ रूल याद करने के लिए नहीं बोलूँगा, केवल एक ही रूल आपको मैं याद करवाऊँगा और उसी रूल से आप जितने भी टेंसेज होते हैं, जितने भी टेंसेस के सेंटेंस होते हैं, उनको आप जो है अंग्रेज़ी में अनुवाद कर लेंगे, बहुत आसानी से अनुवाद कर लेंगे, बहुत बेहतर तरीके से अनुवाद कर लेंगे। तो वो रूल क्या है मैं उस पर आ जा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले आप अफर्मेटिव पे आ जाइए। अफर्मेटिव का रूल यही है कि सबसे पहले आप यस लिखेंगे। यस का मतलब सब्जेक्ट होता है, मैं लिखूंगा नहीं, यस का मतलब सब्जेक्ट होता है, आप समझेंगे। उसके बाद आपको याद करना एच बी। एच का मतलब हेल्पिंग और बी का मतलब वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया। उसके बाद बच्चों आपको याद करना है क्या, वी। बी का मतलब वर्ब, मतलब मेन वर्ब आपको याद करना होगा। और उसके बाद जो याद करना है वो है ऑब्जेक्ट। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं याद करना है। अदर वर्ड अगर आएगा तो सेंटेंस में पीछे जाएगा वो, ठीक है। इतना ही आपको एक ही नियम याद करना है। और चाहे जिस टेंस का आप अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे हैं, चाहे जिस टेंस का वाक्य है, अगर आपको अफर्मेटिव मिल जा रहा है तो आप यही नियम अप्लाई करेंगे, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा या प्रेजेंट कंटीन्यूअस का होगा या प्रेजेंट परफेक्ट का होगा या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का होगा, पास्ट इंडेफिनिट का भी है बच्चों, तो भी आप जो है ऐसे ही यही नियम लगाएंगे। अफर्मेटिव की मैं बात कर रहा हूँ, नेगेटिव आ रहा है तो फिर नियम मैं बताने जा रहा हूँ कैसे बनाएंगे। तो नेगेटिव का नियम आप कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से बनाएंगे। देखिए नेगेटिव का नियम, देखिए इसमें 4 लोग हैं, ये एक है, नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये है और नंबर 3 ये है और नंबर 4 ये है। अब कैसे बनाएंगे नेगेटिव का, एकदम बीचों बीच पे आपको नाट लगा देना है और बाकी सेम चीज़ उतार लेनी है। तो देखिए क्या उतारा मैंने, यहाँ मैंने नाट लगा दिया है, बी था वर्ब उतार लिया, ऑब्जेक्ट था ऑब्जेक्ट उतार लिया गया। इसके पहले आपको क्या करना है, एच बी लिखा, एच बी उतार लीजिए। इसके पहले सब्जेक्ट है, आप सब्जेक्ट उतार लीजिए। तो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस एच बी प्लस नाट प्लस बी प्लस ओ, है ना। तो अफर्मेटिव से ही नेगेटिव बन गया। अब इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव अगर आपको बनाना है तो पहले आप अफर्मेटिव पे चले जाएं और अफर्मेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ है इसको आप बाहर खींच लीजिए। तो जब आप इसको बाहर खींचेंगे तो ये बाहर आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट अंदर चला जाएगा। मतलब हम यूँ कह सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट अपना स्थान परिवर्तन कर लेते हैं, आपस में अपना जगह बदल लेते हैं। तो ये इस तरह से बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बन जाएगा। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव अगर आपको याद करना है तो कैसे बनाएंगे, देखिए एकदम बीचों बीच पे फिर से आप इंट्रोगेटिव पे आ करके एकदम बीचों बीच में नाट लगा दें, बाकी सेम चीज़ उतार लें। तो क्या बनेगा, ये बनेगा एच बी प्लस सब्जेक्ट प्लस नाट प्लस बी प्लस ओ, है ना। अब देखिए मैं बच्चों आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप ये सोचें कि मैं ये रूल याद कर लूँगा तो आपको रूल याद नहीं होगा। जैसे मैं रूल आपको बनाना सिखा रहा हूँ वैसे आपको बनाना होगा और सीखना होगा। 1-2 बार आप देख करके लिखेंगे, ट्राई करेंगे माइंड में और उसके बाद बिना देखे लिखेंगे। आई होप आप समझ ज़रूर जाएंगे, ठीक है। मैं वापस आपको समझा दे रहा हूँ, देखिए कैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए अफर्मेटिव का होता है सब्जेक्ट प्लस एच बी प्लस बी प्लस ओ, नेगेटिव का सब्जेक्ट प्लस एच बी प्लस नाट प्लस बी प्लस ओ और इंट्रोगेटिव का एच बी प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ओ और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का एच बी प्लस सब्जेक्ट प्लस नाट प्लस बी प्लस ओ होता है, ठीक है। तो यही नियम आपको अप्लाई करना है, कोई भी टेंस हो और केवल 4 ही सेंटेंस आपको मिले
मिलेंगे, पांचवा कोई सेंटेंस मिलेगा नहीं। कोई भी टेंस हो, हर टेंस में यही नियम आपको अप्लाई करना है। ठीक है, अब ये मैंने आपको जो है नियम वाली समस्या बता दी, नियम आपको यही लगाना है। अभी मैं प्रूव करके दिखाऊंगा भी, परेशान मत होइए आप लोग। ठीक है, और मैंने यहाँ सेंटेंस कैसे पहचाना जाता है ये भी मैंने सिखा दिया, डेफिनेशन के थ्रू मैंने बता दिया। अब देखिए, जब आप अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं किसी भी सेंटेंस के टेंस का, तो आपको एक चीज़ और जो है परेशान करती होगी, वो क्या है कि हम लोग क्रिया का कौन सा रूप लगाएं। क्रिया का रूप आपको परेशान कर रहा होगा या करता होगा, है ना। देखिए, आपको याद करवाया जाता है कि जो है क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ING यहाँ लगा लो, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म यहाँ लगा लो, क्रिया का सेकंड फॉर्म यहाँ लगा लो, क्रिया का थर्ड फॉर्म कहीं और लगा लो, ये आपको बताया जाता है। मैं इस वाली समस्या का भी हल आपके पास लेकर के आया हूँ, आपके साथ शेयर करूँगा आज। देखिए कैसे शेयर करेंगे, देखिए क्या चीज़ है। देखिए बच्चों, आपके पास कुल टेंस कितने हैं? 12। उस 12 में इंडेफिनिट की संख्या कितनी है? कैलकुलेट कर ले आप लोग। इंडेफिनिट की संख्या 3 है। एक प्रेजेंट इंडेफिनिट है, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट है, तीसरा फ्यूचर इंडेफिनिट है। मैं आपसे कह रहा हूं जितने भी इंडेफिनिट आपको मिल रहे हैं सब में आपको क्रिया का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। ये आप रट डालें, समझ डालें। अगर रट सकते हैं रट लें, समझ सकते हैं समझ लें। इसके अलावा देखिए, आप जब टेंस देखते हैं तो उसमें टेंस में कंटिन्यूअस भी आता है, और कंटिन्यूअस की संख्या कितनी है? 6 है। ठीक है, 6 कैसे है वो भी मैं आपको गिनवा कर दे रहा हूँ। देखिए, एक तो हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस पहला, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस दूसरा हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि परफेक्ट कंटिन्यूअस है वो, हाँ कंटिन्यूअस तो है ना, उसमें आप कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों एक में ही गिनेंगे। ठीक है, तो 2 यहाँ हो गया, फिर पास्ट कंटिन्यूअस 3, फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस 4, फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस 5 और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस 6। ठीक है, तो यहाँ आपको मिलेगा कितना? 6 मिला। और जितने भी कंटिन्यूअस होंगे सब में आपको क्रिया का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, और साथ ही साथ आपको ING भी लगाना है। ठीक है, ING यूज कर लीजिएगा। अब देखिए, आपके पास जब आप टेंस का अध्ययन करते हैं तो आपको मिलता होगा परफेक्ट। ठीक है, अब जितने भी परफेक्ट होंगे, कितने परफेक्ट मिलेंगे? मैं यहाँ केवल परफेक्ट की बात कर रहा हूँ, परफेक्ट और कंटिन्यूअस की बात आपसे बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, जितने भी केवल परफेक्ट आपको मिलेंगे, और वो उनकी संख्या कितनी है? 3 केवल है। एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, एक पास्ट परफेक्ट टेंस है, और एक फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। और जितने भी आपको परफेक्ट मिलेंगे सब में आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। तो देखिए, 3 ये और 6 ये 9 हो गया, और 3 ये कितना हो गया? 12। और आपके पास टेंस कितने हैं? 12। तो कहीं ना कहीं जो क्रिया के रूप वाली समस्या थी उसका जो समाधान था मैंने कर दिया है। तो क्रिया का रूप आप ऐसे करेंगे। ठीक है, अब जो मेन मुद्दा है वो आपका हेल्पिंग वर्ब वाला है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब भी आपको बार बार परेशान करता होगा कि हेल्पिंग वर्ब कैसे याद किया जाए। फिर एक और प्रॉब्लम आपके सामने क्रिएट होती होगी, वो प्रॉब्लम क्या है कि सब्जेक्ट। तो मैं अब हेल्पिंग वर्ब भी क्लियर करवा दे रहा हूँ आज ही, और सब्जेक्ट भी क्लियर करवा दे रहा हूँ। देखिए, क्रिया के रूप को आप ऐसे ही याद करेंगे जैसे मैंने आपको बताया है। सेंटेंस के नियम को आप ऐसे याद करेंगे जैसे मैंने बताया है। इसको जो है आप वीडियो रोक करके बीच में आप इसको उतार लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब आते हैं सीधा, आपको याद करवाते हैं कि हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट कैसे याद किया जाता है। ठीक है, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, अगर आप हेल्पिंग वर्ब और जो सब्जेक्ट वाली समस्या है अगर आप उस पर काम कर ले गए तो जाहिर सी बात है, जब आप टेंस बनाएंगे, टेंस का अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे, किसी भी टेंस के सेंटेंस का अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे तो आपको कहीं समस्या होने वाली नहीं है। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगा आप सभी का, क्योंकि मैंने आपसे जो है कहा है कि मैं एक ही वीडियो में पूरा टेंस सिखाऊंगा, तो सिखाऊंगा ज़रूर बच्चों। देखिए कैसे, अब देखिए, अगर आपको याद करना है हेल्पिंग वर्ब, क्या याद करना है? हेल्पिंग वर्ब याद करना है, तो आप क्या करेंगे, कैसे याद करेंगे? पहले आप एक ऐसे चार्ट बना लेंगे जैसे मैं बना रहा हूँ। पहले आप ध्यान से देखिए कैसे मैं बना रहा हूँ। देखिए, ऐसे आपको याद कर लेना है। देखिए,
ऐसे बना लेना है चार्ट। अब ये देखिए, जब आप ऐसे बनाएंगे इसको तो सबसे पहले यहाँ आप लिख लेंगे प्रेजेंट, फिर आप लिखेंगे यहाँ पर पास्ट, फिर आप यहाँ लिखेंगे फ्यूचर। ठीक है, अब ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर लिखने के बाद यहाँ आप लेफ्ट साइड में आ जाएंगे, यहाँ लिखेंगे आप इंडेफिनिट। क्या लिखेंगे? इंडेफिनिट लिखेंगे। यहाँ पर इसके नीचे आपको क्या लिखना है? यहाँ नीचे आपको लिखना है कंटिन्यूअस। ठीक है, यहाँ लिख देना है आपको, क्या लिख देना है? परफेक्ट, और यहाँ आपको लिखना होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको चार्ट तैयार कर लेना है। अब देखिए यहाँ मैं बीच में जो ये गैप है, यहाँ पर जो जगह खाली है, ब्लैंक स्थान दिख रहा है, यहाँ पर मैं हेल्पिंग वर्ब भी भरूंगा। देखिए कैसे, यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब लिखा जाएगा वो प्रेजेंट, और यहाँ बगल से ले लेंगे इंडेफिनिट, तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का लिखा जाएगा। यहाँ पर जो लिखा जाएगा पास्ट, और यहाँ बगल से लेंगे इंडेफिनिट का, तो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट का लिखा जाएगा। फिर यहाँ पर जो लिखा जाएगा वो फ्यूचर ऊपर से लेंगे, बगल से इंडेफिनिट लेंगे, तो यहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट का लिखा जाएगा। ऐसे यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पास्ट ऊपर से लेंगे, बगल से लेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो यहाँ लिखा जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। ठीक है, कैसे याद करेंगे? देखिए सबसे पहले आप फ्यूचर वाले कॉलम में आ जाएंगे, और यहाँ पर आप सब में सेल और बिल भर लेंगे, और वो भी बिना किसी हिचकिचाहट के। देखिए मैं सब में भर दे रहा हूँ, सेल और बिल आपको भर लेना है, और सब में भरना है, फ्यूचर वाले में सब में भर लेना है। ये मैंने भर दिया। अब देखिए आप क्या करेंगे, जब सेल बिल आप भर लें तो दूसरे में आ जाए आप बी बढ़ा दें। क्या बढ़ा दें? बी बढ़ा दें। ठीक है, अब दूसरे में मैंने क्या किया, देखिए जो पहला है वही दूसरा है, ये बात आपको समझना होगा। जो पहला है वही दूसरा है, जो फ्यूचर इंडेफिनिट का है वही फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी है, बस कंटिन्यूअस में एक चीज़ बढ़ गया है। क्या बढ़ गया है? दोनों में बी बढ़ गया है। अब जब फ्यूचर परफेक्ट पे आएंगे, तीसरे वाले पे आएंगे, तो आप इस बी को हटा देंगे यहाँ, और इस बी की जगह आपको क्या लिखना होगा? हैव लिख देना होगा, मतलब बी की जगह पे हैव। ठीक है, अब जो तीसरा होता है बच्चों वही चौथा भी होता है, तो यहाँ पर भी आप हैव बढ़ाएंगे इसके साथ में। जब हैव बढ़ाएंगे तो इसके साथ में आपको बीन भी बढ़ाना होगा। क्या बढ़ाना होगा? बीन बढ़ाना होगा। बी डबल ई एन है, ये बी डबल ई एन है, ये दोनों। इस तरह से आपको देखिए फ्यूचर के चारों टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब याद हो गए होंगे। अगर आप ट्राई करेंगे, लिखने का प्रयास करेंगे तो याद जरूर होगा। अब देखिए यहाँ आ जाइए, कहाँ आ जाइए? पास्ट और परफेक्ट पे आ जाइए, यही है ना पास्ट परफेक्ट। यहाँ आप लिखेंगे हैड। मैंने अभी क्या बताया कि जो तीसरा होता है वही चौथा होता है, तो देखिए जो तीसरा होता है वही चौथा तो होता है, बस चौथे वाले में एक चीज़ बढ़ता है, वो क्या बढ़ जाता है? बीन बढ़ जाता है, तो इसमें भी बीन बढ़ा दिया गया। अब देखिए इस तरह से ये दो और याद हो गया आपको, दो टेंस का हेल्पिंग वर्ब, एक पास्ट परफेक्ट टेंस का और एक पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट पे आप आ जाए, प्रेजेंट परफेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है हैज़ और हैव, और अभी मैंने क्या कहा था, जो तीसरा होता है वही चौथा होता है, तो चौथे में भी यही लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? हैज और हैव ही लिखा जाएगा, बशर्ते आप यहाँ पर बीन जरूर बढ़ाएंगे, क्योंकि सबके चौथे वाले में बीन बढ़ता है, ये आपको समझना होगा। ठीक है, तो देखिए एक टेंस, ये 2 3 4 5 6 7 और 8 टेंस का हेल्पिंग वर्ब आपने बड़े आराम से याद कर लिया। और आप ही बताइए, जब आपने 8 याद कर लिया तो क्या 4 नहीं याद हो सकते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो डिड होता है, और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो वाज और वर होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब की अगर हम लोग बात करें तो प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है डू या डज, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो होता है इज, एम और आर, ये 3 होता है। तो इस तरह से सारे टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब मैंने जो है क्लियर करवा दिया है। ठीक है, अब देखिए जब आप ट्रांसलेट करते हैं तो आपके सामने एक और मुद्दा होता है, वो कौन सा मुद्दा होता है? सब्जेक्ट का। तो देखिए सब्जेक्ट केवल इस संसार में 2 ही प्रकार का होता है। एक सब्जेक्ट होता है जिसका नाम है सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या नाम है? सिंगुलर सब्जेक्ट। इसको हिंदी में एक वचन कर्ता कहते हैं।
क्या कहते हैं, एक वचन कर्ता। ठीक है, और एक जो कर्ता होता है बच्चों, वो कौन सा कर्ता है, जो दूसरा कर्ता होता है वो होता है प्लूरल सब्जेक्ट। क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है ना। तो मैं यहाँ सब्जेक्ट क्यों लिखूं, सब्जेक्ट तो मैंने ऊपर ही लिख ही दिया है। तो प्लूरल को हिंदी में बोलते हैं बहुवचन कर्ता। क्या बोलते हैं, बहुवचन कर्ता। अब देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत कौन आता है, एक आता है ही, और एक आता है सी, और एक आता है इट। देखिए बच्चों मैं मीनिंग नहीं लिखूंगा, क्योंकि मीनिंग अगर मैं लिखने में गया तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। आप मीनिंग थोड़ा सा आपको पता ही होगा, आप याद किए भी होंगे। ठीक है, मैं मीनिंग नहीं लिखूंगा, सीधा मैं आता हूँ। अब किसी का नाम आ जाए तो भी वो सब्जेक्ट होता है, लेकिन कौन सा सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर वाला ही होता है, इसलिए मैंने सिंगुलर वाले में लिखा है। किसी के नाम में पुरुष का नाम आ सकता है, जैसे पुरुष का नाम, पुरुष का नाम जैसे सपोज दैट रवि आ जाए, सुनील आ जाए, ठीक है, रोहित आ जाए। इसके अलावा स्त्री का भी नाम आ सकता है, स्त्री का नाम भी सिंगुलर होता है, जैसे यहाँ पे अभी गरिमा आ जाए, महिमा आ जाए, कुछ भी आ सकता है बच्चों। ठीक है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। अब प्लूरल सब्जेक्ट की अगर हम लोग बात करें तो प्लूरल सब्जेक्ट कौन होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है आई, बी, यू, दे, ये होता है। और एक से ज़्यादा अगर कुछ भी आ गया, जैसे बच्चे, लड़के, ये भी प्लूरल होता है। अब देखिए ये तो मैंने क्लियर करवा दिया कि सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत कौन आता है, प्लूरल सब्जेक्ट के अंतर्गत कौन आता है। देखिए जब आप लोग कभी भी अंग्रेज़ी में अनुवाद करते हैं तो आपके सामने एक समस्या रही है कि हम लोग ही के साथ क्या लगाएं, सी के साथ क्या लगाएं, इट के साथ क्या लगाएं, आई के साथ क्या लगाएं, बी के साथ क्या लगाएं, यू के साथ क्या लगाएं, दे के साथ क्या लगाएं। क्या लगाने का क्या मतलब समझ रहे हैं आप लोग, क्या लगाने का मतलब हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाएं, ये समझ लीजिएगा। जैसे यहाँ आपके पास प्रेजेंट और इंडेफिनिट की बात करें तो आपके पास हेल्पिंग वर्ब डू और डज दो है, तो क्या डू और डज एक ही सेंटेंस में लग जाता है, नहीं, एक सेंटेंस में, किसी एक सेंटेंस में या तो डू ही लगता है या तो डज ही लगता है। ऐसे यहाँ देखेंगे किसी एक सेंटेंस में तीनों थोड़ी लगेंगे, इज एम आर तीनों थोड़ी लग जाता है, नहीं, तीनों में से कोई एक ही लगा हुआ दिखाई देगा, या तो इज लगता है, या तो एम लगता है, या तो आर लगता है। ठीक है, इसके अलावा हैज़ हैव की अगर हम लोग बात करें तो हैज़ या तो लगता है या तो हैव लगता है। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या होता है बच्चों, हैज़ बीन दोनों एक साथ लगते हैं और हैव बीन दोनों एक साथ लगते हैं। मतलब हैज़ बीन एक साथ लगेगा, मतलब हैज़ बीन या तो लगेगा या तो हैव बीन लगेगा, ये चीज़ आपको समझना होगा। तो देखिए ये किसके साथ क्या लगेगा, सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, प्लूरल के साथ क्या लगेगा, इस वाले मुद्दे को भी मैं अभी और इसी वक्त सॉल्व किए दे रहा हूँ। कैसे सॉल्व होगा देखिए, समझिएगा। देखिए यहाँ देखिए सिंगुलर में आपको यस दिखाई दे रहा है कि नहीं। सबसे पहले तो मैं आपसे यही उम्मीद करूँगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत जितने भी लोग आते हैं, जैसे ही आता है, सी आता है, इट आता है, किसी का नाम आता है, ये आप रट लें, ये आपको रटना ही होगा। ठीक है, और प्लूरल सब्जेक्ट के अंतर्गत कौन आता है, आई आता है, बी आता है, यू आता है, दे आता है, ये भी आपको रट लेना होगा। जब आप रटे रहेंगे तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। देखिए सिंगुलर में यस आ रहा है ना, अब देखिए सिंगुलर में जब यस आ रहा है तो हमारे हेल्पिंग वर्ब में भी तो यस आ रहा है। जैसे यहाँ डू और डज पे देखिए, आप डू और डज पे देखिए, इसमें तो यस नहीं आ रहा है लेकिन इसमें यस आ रहा है ना, तो सिंगुलर वालों के साथ यस वाला सेट कर दो। जैसे इसमें यस है तो इसमें भी यस है, मतलब सिंगुलर वालों के साथ डज लगेगा, ये आपको समझ लेना होगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए दूसरे वाले पे आते हैं। सिंगुलर वालों के साथ क्या लगेगा, देखिए इसमें तो यस है नहीं, इसमें तो यस है नहीं, तो सिंगुलर वालों के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। ठीक है, अब तीसरे वाले पे आइए, देखिए इसमें तो यस कहीं नहीं दिख रहा है, कि दिख रहा है, नहीं है ना, इसमें यस है तो सिंगुलर वालों के साथ हैज लगेगा। कहने का मतलब ही, सी, इट और किसी के नाम के साथ यहाँ डज, ही, सी, इट और किसी के नाम के साथ यहाँ इज, और ही, सी, इट और किसी के नाम के साथ यहाँ हैज़, और यहाँ क्या लगने वाला, देखिए इसमें तो हैज़, सॉरी इसमें तो यस है नहीं,
यस इसी में है तो यहाँ पर हैज़ बीन लगेगा। तो इस तरह से आप याद कर लेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ आपको कोई कन्फ्यूजन होने वाला ही नहीं है, क्योंकि जब डिड अकेले है तो आप सिंगुलर के साथ भी लगा दीजिएगा, प्लूरल के साथ भी लगा दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यहाँ देखिए सिंगुलर वालों के साथ वाज लगेगा कि वर, आप खुद चेक कर लीजिए, यस इसी में है ना तो इसके साथ ही लगेगा, ठीक है, मतलब सिंगुलर वालों के साथ यही लगेगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ फिर से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हैड अकेले है तो सबके साथ लग जाएगा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो। अब देखिए यहाँ आएंगे तो हैड बीन भी सबके साथ लग जाएगा, ठीक है, यहाँ पर भी आपको कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। यहाँ देखिए थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा। देखिए यहाँ पर जो मैंने समझाया ऐसा कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर आप याद करेंगे आई और बी जो होता है उसके साथ में आपको सेल सेट करना है, बाकी सभी कर्ताओं के साथ आपको बिल वाला लगाना है। तो यहाँ भी आई बी के साथ सेल बी, यहाँ भी आई बी के साथ सेल है, और यहाँ आई बी के साथ सेल है बीन, और बाकी सभी कर्ताओं के साथ बिल वाला यूज़ करना। जैसे यहाँ आई बी को छोड़ करके यहाँ बिल सभी के साथ लगा, वैसे यहाँ भी जैसे यू वगैरह आ गए तो इनके साथ आपको बिल लगाना, यहाँ पर भी आपको बिल लगाना है इनके साथ, मतलब आई बी के साथ केवल आप सेल वाला यूज़ करिएगा बस, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा था जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी बच्चों ये, जो बहुत सारे बच्चे हमारे हैं जो ये क्लियर ही नहीं कर पाते हैं कि सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, प्लूरल के साथ क्या लगेगा। अब मैंने लगभग चीज़ें आपको क्लियर करवा दिया है। अब मैं सीधा आता हूँ और मैं आपको ये बताने का प्रयास करता हूँ कि मैंने क्या आज आपको एक टेंस पढ़ाया है या एक से ज़्यादा टेंस पढ़ाया है, या मैंने 12 टेंस आपको पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है, इसको मैं आपको अभी और इसी वक्त क्लियर करवा करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो क्लियर कैसे करवाएंगे, मुझे रफ करना पड़ेगा तो मैं रफ कर दे रहा हूँ। देखिए, तो आपने जो आज सीखा है वो आपने केवल एक टेंस नहीं सीखा है, जितने भी टेंस हैं, जैसे 12 टेंस हैं, टेंस की संख्या तो मेनली 3 ही है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, लेकिन अगर उनके पार्टों को हम ऐड कर लें तो कुल मिलाकर के 12 टेंस बन जाते हैं, और वो आपने सब एक साथ सीखा है। यही चीज़ मैं अभी आपके सामने जो है शो करने जा रहा हूँ, दिखाने जा रहा हूँ कि क्या आपने एक टेंस सीखा है, क्या आपने सारे टेंसेस सीखे हैं, क्या आपने एक सेंटेंस सीखा है, क्या आपने सारे सेंटेंसेस सीखे हैं। ज़्यादा टाइम अब लगने वाला नहीं है बच्चों, थोड़ा सा आप धैर्य बना के रखें, ज़रूर आएगा आपको समझ में। देखिए पहला सेंटेंस में यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखिए, क्या वह घर गई। अब देखिए एक ये है, ठीक है। अब यहाँ पहला सेंटेंस मैंने लिखा है क्या वह घर गई, दूसरा सेंटेंस मैं लिख रहा हूँ, देखिए मैं वापस अब क्या वाला नहीं लिखूंगा। देखिए रवि बाजार जा रहा होगा, ये हो गया दूसरा सेंटेंस। और तीसरे सेंटेंस की अगर हम लोग बात करें तो तीसरा सेंटेंस मैं यहां लिख दे रहा हूं क्या, ठीक है, मैं क्या वाला लिख चुका हूं तो क्या वाला नहीं लिख रहा हूं। देखिए मैं घर नहीं जाऊंगा, ये तीसरा सेंटेंस है। अब देखिए इन तीनों सेंटेंसेस को मैं एक साथ ट्रांसलेट करके दिखा रहा हूं, और जो आपको मैंने सिखाया है उसी नियम के तहत मैं आपको यहाँ सिखाऊंगा कैसे सीखना है, कैसे आपको बनाना है। सबसे पहले बच्चों आप क्या करेंगे, सारे सेंटेंसेस में आप सब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे। यस मीन सब्जेक्ट होता है, मैं थोड़ा सा डिटेल लिख दे रहा हूँ ताकि जब आप बनाएं घर पे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले आप सब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे, फिर क्या फाइंड आउट करेंगे, वर्ब फाइंड आउट करेंगे, फिर क्या फाइंड आउट करेंगे, ऑब्जेक्ट, फिर आप टेंस फाइंड आउट करेंगे, टेंस हो गया, फिर आप सेंटेंस फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा सेंटेंस है, फिर आप जो है नियम यूज़ करेंगे, नियम, और नियम के बाद आप क्या फाइंड आउट करेंगे, क्रिया का रूप, फिर ठीक है, और क्रिया के रूप के बाद आपको लिखना होगा हेल्पिंग वर्ब। सब में यही काम करना है, इसमें भी सबसे पहले सब्जेक्ट आप फाइंड आउट करेंगे, फिर वर्ब,
फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है, फिर क्या फाइंड आउट करेंगे, टेंस, फिर क्या फाइंड आउट करेंगे, सेंटेंस, फिर क्या फाइंड आउट करेंगे, नियम, फिर क्रिया का रूप लिखेंगे, क्रिया का रूप लिखेंगे, और क्रिया के रूप को लिखने के बाद हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले मैं यहाँ इन दोनों को आपको समझा दूँ, फिर तीसरे वाले पे आते हैं हम लोग, थोड़ा टाइम लेते हैं। देखिए इसमें सब्जेक्ट कौन है, देखिए सब्जेक्ट इसमें कौन है, वह है, ठीक है, वह हो गया। वर्ब की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ गई लिखा हुआ है, और गई का मतलब वर्ब क्या होता है, जाना, तो यहाँ वर्ब में आ जाएगा जाना। जो आप फाइंड आउट करें उसके ऊपर क्रॉस लगा दें। फिर यहाँ बचा क्या, घर बचा, घर हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। और मैंने क्या बताया था, क्या केवल सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाता है, ठीक है। अब टेंस की बात करें, अभी मैंने आपको सिखाया था, जब पहचान सिखाया था तो मैंने कहा था कि अगर किसी हिंदी वाक्य के अंत में और उसमें खास करके क्रिया के अंत में अगर आपको आ का मात्रा या ई का मात्रा या ए का मात्रा दिख जाएगा तो क्या होगा, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है बच्चों। सेंटेंस की बात करें तो क्या आया हुआ, प्रश्न पूछा जा रहा है, तो सेंटेंस क्या होगा, इंट्रोगेटिव होगा, ठीक है। नियम की बात करें तो इंट्रोगेटिव का एच बी प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ओ होता है, ये मैंने आपको नियम में बताया था। अब देखिए क्रिया का कौन सा रूप लगेगा, देखिए मैंने बताया था कि जितने भी इंडेफिनिट होते हैं सब में क्रिया का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है आपको। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब, अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, हेल्पिंग वर्ब डिड होता है, ये हो गया। अब देखिए इसको आपको ट्रांसलेट कर लेना, बड़े आराम से ट्रांसलेट करना है। कैसे ट्रांसलेट करेंगे, देखिए यहाँ कह रहा है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखें, तो चाहे आप नियम बना लें, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड है, डिड लिख दीजिए। उसके बाद क्या कह रहा है, सब्जेक्ट लिखें, तो आप सब्जेक्ट लिख दीजिए, नियम बना रहे हैं, ठीक है, अभी ट्रांसलेट नहीं कर रहे हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब का क्रिया का रूप उठा के रख दो, तो क्रिया का यहाँ फर्स्ट फॉर्म हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है कि आप ऑब्जेक्ट लिखें, उसके बाद ऑब्जेक्ट कर लीजिए, और क्वेश्चन मार्क आपको यहाँ से मिल जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क यहाँ लगा दें। अब ये जो कह रहा है यही नियम है, और यही नियम आपको देखिए बच्चों सिखाया जाता है। जब आपको टेंस सिखाया जाता है किसी भी अध्यापक के द्वारा, मैं ही हूँ या कोई और भी है, जब आपको सिखाता है तो यही सिखाता है। तो हम इसको अगर निकालें तो क्या बेटर नहीं होगा, बिल्कुल बेटर होगा। अगर आप सही से सीख रहे हैं तो बिल्कुल आपके लिए आसान होने वाला है। तो सबसे पहले ये कह रहा डिड लिखिए इसको, तो आपको क्या लिखना होगा ट्रांसलेट करने के लिए, डिड। फिर आपको कह रहा कि सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखिए, तो सब्जेक्ट कौन है, वह, और वह यहाँ स्त्रीलिंग है, तो आप क्या यूज करेंगे, सी। और उसके बाद यहाँ कह रहा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो जाने का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, गो होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे आप, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर घर है, तो घर की अंग्रेजी क्या होता है, होम होता है या हाउस होता है। तो डिड सी गो होम, इसका ट्रांसलेशन हो गया, अंग्रेजी अनुवाद हो गया। अब देखिए मैंने एक टेंस यहाँ सिखा दिया, एक सेंटेंस भी यहाँ देखिए मैंने यहाँ दूसरा टेंस लिखा है, यहाँ मैंने यहाँ दूसरा टेंस, मतलब डिफरेंट टेंस है। और यहाँ देखिए सेंटेंस भी डिफरेंट है, क्यों, क्योंकि मैं अपने आप को प्रूव कर रहा हूँ कि मैंने आपको केवल एक टेंस नहीं सिखाया है और एक सेंटेंस नहीं सिखाया है। देखिए इसमें सब्जेक्ट कौन है, दूसरे वाले सेंटेंस में, ठीक है, यहाँ मैंने तीसरा नंबर डाल दिया है गलती से। दूसरा सेंटेंस यहाँ रबी बाजार जा रहा होगा, सब्जेक्ट कौन है इसमें, सब्जेक्ट है रबी। वर्ब की अगर हम लोग बात करें तो जाना है, ये तो पहचान है टेंस का ना, तो फिर से यहाँ क्या मिलेगा, जाना वर्ब। ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, बाजार है, बाजार हो गया। टेंस की बात करें तो देखिए होगा, होगा मीन्स फ्यूचर, आपको याद करवाया गया है, शुरुआत में ही याद करवाया गया है, होगा मीन्स फ्यूचर, और रहा मीन्स कंटिन्यूअस, तो यहाँ क्या बनेगा, टेंस बराबर फ्यूचर कंटिन्यूअस। सेंटेंस की बात करें तो देखिए रवि बाजार जा रहा है, कर्ता के द्वारा काम किया जा रहा है, तो ये सेंटेंस होगा अफर्मेटिव। और अफर्मेटिव का नियम क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस एच बी प्लस बी प्लस ओ होता है, और ये अभी मैंने आपको नियम में सिखाया है। क्रिया के रूप की बात करें तो यहाँ फ्यूचर कंटिन्यूअस है, मैंने आपको बताया था कि जितने भी कंटिन्यूअस होंगे सब में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आपको जोड़ना है, तो ये हो गया। उसके बाद देखिए हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब जो होता है बच्चों वो होता है शैल बी या विल बी,
ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ नियम बन गया है, इसी नियम पे आप अप्लाई कर दीजिए। जो जो वैल्यू आप ढूंढे हैं, मान ढूंढे हैं, जैसे एच बी की वैल्यू यहाँ लिखा है, सब्जेक्ट की वैल्यू यहाँ है, वर्ब की वैल्यू यहाँ है, आप फाइंड आउट करके और उस पर जो है पुट कर दीजिए, रख दीजिए। तो देखिए मैं रख दे रहा हूँ, नियम बना दे रहा हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया, अभी एच बी की जगह पे क्या लिखेंगे, शैल बी बिल बी, तो ऐसे लिखेंगे आप शैल ऑब्लिक बिल, ठीक है, प्लस क्या करेंगे बी, हो गया। उसके बाद वर्ब, वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाना है आपको, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, तो यहाँ हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद देखिए कह रहा है कि आप ऑब्जेक्ट लिखिए, तो यहाँ हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ये देखिए आपने नियम बना लिया कि नहीं बना लिया, बिल्कुल आपने नियम बना लिया। अब ये जो कह रहा है वही लिखते जाइए, आपका ट्रांसलेट हो जाएगा। कह रहा सबसे पहले कर्ता की अंग्रेजी लिखिए, तो कर्ता कौन है, रवि है, तो आपको सबसे पहले क्या लिखना होगा, रवि की अंग्रेजी, रवि हो गया। उसके बाद रवि के साथ शैल थोड़ी लगेगा, मैंने बताया था कि आई और बी के साथ शैल लगता, बाकी सभी कर्ताओं के साथ बिल, तो यहाँ क्या लगेगा, बिल हो जाएगा, और यहाँ फिर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो जाने का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, जाने का फर्स्ट फॉर्म होता है गो, और उसमें आपको क्या जोड़ना होगा, आईएनजी, गोइंग। और उसके बाद ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट है बाजार, तो बाजार की अंग्रेजी लिख लीजिए, तो क्या हो जाएगा, मार्केट, तो रवि विल बी गोइंग टू मार्केट। अब आप ही बताइए बच्चों, मैंने आपको केवल एक टेंस सिखाया है क्या मैंने एक सेंटेंस सिखाया है क्या, नहीं। मैंने यहाँ खुद को प्रूव किया है कि मैंने आपको यहाँ पर देखिए, ये पास्ट इंडेफिनिट था, और ये क्या था, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस था, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, ये अफर्मेटिव सेंटेंस था। तो आप स्वयं बताइए, क्या मैंने आपको एक टेंस से सिखाया है, नहीं। आंसर नहीं होना चाहिए आप लोगों का। ये तीसरा वाला भी मैं सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए तीसरे वाले को जब आप सॉल्व करेंगे तो फिर से क्या करेंगे, सबसे पहले आप सब्जेक्ट फाइंड आउट करें, फिर क्या फाइंड आउट करेंगे, वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद फिर से आ जाइए टेंस फाइंड आउट करिए। टेंस के बाद आपको क्या फाइंड आउट करना होगा, सेंटेंस निकालना होगा। सेंटेंस के बाद आपको क्या लिखना होगा, नियम लिखना होगा। नियम के बाद आपको क्या लिखना होगा, क्रिया का रूप फाइंड आउट करना होगा। क्रिया के रूप के बाद आप एच बी। तो देखिए इसमें सब्जेक्ट कौन है, इसमें सब्जेक्ट है मैं। वर्ब कौन है, जाऊंगा, जाऊंगा में वर्ब है जाना, ठीक है। जो आप यहाँ लिखें वो अगर क्रॉस कर दे तो बेटर होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट इसमें घर है। देखिए बचा तो घर के साथ नहीं भी है, लेकिन मैंने आपको बताया है कि नहीं केवल सेंटेंस को नेगेटिव बनाता है। अब देखिए टेंस की बात करें तो क्रिया के लास्ट में यहाँ गागी गे आया है, तो क्रिया के लास्ट में जब गागी गे आया होता है तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट होता है। एफ माने फ्यूचर और आई माने इंडेफिनिट। सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस में नहीं आया है, तो नहीं आया है तो क्या सेंटेंस बनेगा, ये सेंटेंस हो जाएगा निगेटिव। और नियम कौन सा लगाएंगे निगेटिव वाला, सब्जेक्ट प्लस एच बी प्लस नॉट प्लस बी प्लस ओ, ये आपको नियम लगाना है। नियम मैंने आपको याद करवाया था, मैंने बताया था उस टाइम कि केवल एक ही नियम होता है और एक ही नियम से सब बनाना होता है, ठीक है। तो वो नियम आप प्लीज़ याद कर लीजिएगा। क्रिया के रूप की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि जितने भी इंडेफिनिट होते हैं सब में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। और एच बी की अगर हम लोग बात करें फ्यूचर इंडेफिनिट के, तो फ्यूचर इंडेफिनिट का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है शैल और बिल। अब वापस आप बच्चों क्या करेंगे, आप नियम पहले बना लीजिए, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप, लेकिन आप पहले नियम बना लीजिए। तो देखिए नियम कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट हो जाएगा, एच बी की वैल्यू उठा के रखेंगे, तो एच बी की जब वैल्यू रखेंगे तो शैल ऑब्लिक बिल हो जाएगा। प्लस क्या रखेंगे, प्लस आपको नॉट रखना है, प्लस क्या रखना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। देखिए क्रिया का रूप यहाँ है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद क्या कह रहा है, आप ऑब्जेक्ट लिखिए, तो ये ऑब्जेक्ट कर लीजिए। अब ये जो जो कह रहा है लिखने के लिए उसी को लिखते जाइए, ट्रांसलेट हो जाएगा। तो कर दे रहे हैं हम लोग ट्रांसलेट। देखिए कह रहा सबसे पहले कर्ता लिखिए, कर्ता कौन है, मैं, तो मैं की अंग्रेजी आई। अब आई के साथ शैल या बिल में से क्या लगेगा, मैंने आपको बताया था कि जब कर्ता आई और बी होगा तो उसके साथ आपको शैल लगाना है, तो आई शैल हो जाएगा। तो शैल बिल में से शैल लिख दिया गया। उसके बाद क्या करना है, आपको नॉट लगाना है, नॉट लिख दिया गया। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो जाने का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, गो। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है, घर, तो यहाँ हो जाएगा हाउस, ठीक है। तो ये हो जाएगा आई शैल नॉट गो
टू हाउस या हाउस। ठीक है बच्चों, अब मैंने लगभग समझा दिया है, जो भी मुझे बताना था मैंने टेंस कवर कर दिया है। अब आप घर पे वीडियो देखने के बाद में एक जो भी एक्सरसाइज होते हैं बुक में उसको सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। अब हम एक नए टॉपिक के साथ आपसे नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।